Hello, welcome to my channel TS EDU. Myself Satyam Naik from GSVM Medical College MBBS स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ से 3 से 5 क्वेश्चंस लगभग नीट में आने वाले हैं। वो है कोविड-19 एंड वैक्सीनेशन के बारे में, जो कि रिसेंट में क्या चल रहा है, ट्रेंड पे चल रहा है। तो इससे क्वेश्चन टीचर्स पूछे जा सकते हैं। अगर कोविड-19 से नहीं आएगा तो फिक्स है वैक्सीनेशन से क्वेश्चन आने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आपको पता है 3 क्वेश्चन का मतलब 3000 रैंक अगर गलत जाता है तो 3000 रैंक आपका डाउन होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें, ठीक है। थोड़ा सा मैं इंट्रो देना चाहूंगा कि यहाँ पे ध्यान दें स्क्रीन पर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो नीट टीएस आप सर्च करके हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे डेली क्विज किया जाता है, डेली क्विज भेजा जाता है। बच्चे 100 से ऊपर बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा पेज है हमारा जहाँ पे आप जाके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे डेली क्विज प्लस डायग्राम एनालिसिस पोस्ट किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है कोविड-19 एंड वैक्सीनेशन। तो मैं ये क्यों लेके आया हूँ, क्या बेसिस है, पहले इस पे बात करें। तो हमारा क्या बेसिस है, आपने निपाह वायरस का नाम सुना होगा। जब ये वायरस ट्रेंड पे आया, केरला में हुआ था, तो उसी समय जस्ट 1-2 दिन बाद नीट में, एम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया निपाह वायरस के बारे में। इसी को ध्यान रखते हुए मैंने कोविड-19 वैक्सीनेशन पर वीडियो बनाया, क्योंकि कोविड-19 के साथ साथ वैक्सीनेशन पर पक्का है 2 से 3, 3 से 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो ये हवा में बात नहीं चल रही है, ये ग्राउंड से है कि संभवतः पूरा पूरा संभावना है क्या, वैक्सीनेशन या तो कोविड-19 से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, और जो हमारे वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन जरूर दबा दें। तो अब हम अपना आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कोविड-19 बोलते हैं हम, पैंडेमिक है, एपिडेमिक है, पैंडेमिक है। तो व्हाट डज मीन बाय पैंडेमिक, है ना। पैंडेमिक का मतलब क्या होता है, पहला क्वेश्चन आता है हमारा। पैंडेमिक का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज, डिजीज को हम पैंडेमिक बोल सकते हैं? नहीं, हम पैंडेमिक उसे ही बोलेंगे, ऐसे डिजीज को पैंडेमिक बोलते हैं जो लार्ज पॉपुलेशन में हो प्लस इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस कर चुकी हो। जैसे कोविड-19 का कहाँ कहाँ है, यूएसए, चाइना, इंडिया, जापान, जर्मनी, हर जगह है। तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस कर चुका है, प्लस 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 ये लार्ज पॉपुलेशन में पाया जा रहा है। किस में पाया जा रहा है, लार्ज पॉपुलेशन। तो इसे क्या बोलते हैं, पैंडेमिक बोलते हैं। पैंडेमिक हम उन्हीं को बोलेंगे जो लार्ज पॉपुलेशन में पाए जाए और इंटरनेशनल बाउंड्री क्या कर चुके हो, क्रॉस कर चुके हो। ऐसे कौन से डिजीज क्रॉस कर सकते हैं, जो इन्फेक्शियस हो। इन्फेक्शियस डिजीज के लिए टर्म यूज किया जाता है एपिडेमिक। तो कोविड क्या है, एक एपिडेमिक है जो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन और इंटरनेशनल बाउंड्री में क्रॉस करके फैल चुका है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोविड-19 एक पैंडेमिक है, ठीक है। समझ में आया, इसे डायग्राम से समझते हैं। हंसने की कोशिश ना करें, कंट्रोल कंट्रोल, जिससे समझ में। तो मैंने बोला कि पैंडेमिक क्या होता है। तो ये मान लो शुरुआत यहाँ से हुई, शुरुआत यहाँ से हुई, ये क्या हुआ, हर जगह क्या हुआ, स्प्रेड हो गया, एक लार्ज पॉपुलेशन में हो गया। इसी को बोलते हैं अपन पैंडेमिक बोलते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि 2 से 3 क्वेश्चन इस पीपीटी से आने वाले हैं, ठीक है। तो इस पीपीटी को ध्यान से पढ़ें कि पैंडेमिक किसे बोलते हैं, जब कोई भी चीज इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस कर चुकी हो और लार्ज पॉपुलेशन में हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं, पैंडेमिक बोलते हैं। अब पैंडेमिक के कुछ खास खास एग्जांपल हैं, जैसे इसमें कोविड चल रहा है। तो अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी तक लगभग 4 मिलियन डेथ हो चुके हैं, किसकी वजह से, कोविड-19 की वजह से। लेकिन इससे पहले भी कई सारे ऐसे डिजीज आए थे जो पेंडेमिक बहुत ज़्यादा थे, उनकी वजह से 75 से 200 मिलियन, मैंने बोला कोविड से 4 मिलियन हुआ, जबकि उनसे 75 से लेकर 200 मिलियन डेथ हुए हैं। तो उनका नाम क्या है, बबोनिक प्लेग, नाम सुना है।
बबोनिक प्लेग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जब बात चली है तो इसको भी पूछा जा सकता है। ये जो प्लेग है इसे द ब्लैक डेथ बोलते हैं। ये 1350 के आसपास 1350 के आसपास फैली थी और इसकी वजह से अप्रॉक्स 75 टू 200 पीपुल मिलियन पीपुल का डेथ हुआ था। ठीक है क्या? और कोविड-19 से अभी तक 4 मिलियन का हो चुका है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा में क्या है, हमारे पैंडेमिक में आते हैं। तो पैंडेमिक का डेफिनेशन पढ़ लेंगे कि एन इन्फेक्शियस डिजीज अकरिंग वर्ल्ड वाइड, मतलब हर जगह फैली हो, और ओवर अ वाइड एरिया क्रॉसिंग इंटरनेशनल बाउंड्री एंड अफेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपुल। जैसे मैंने बोला कि लार्ज नंबर ऑफ पीपुल को अफेक्ट करे, प्लस इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस कर सके, क्रॉस हो चुकी है, वो कौन करेगा? जो इन्फेक्शियस डिजीज होंगे, जैसे इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शियस डिजीज, कोविड-19 इन्फेक्शियस डिजीज। कोविड कैसे फैलती है? जो भी ड्रॉपलेट्स होते हैं, कौन से ड्रॉपलेट्स होते हैं? रिस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड जितने भी ड्रॉपलेट्स होते हैं, स्लाइवा, इन सब से क्या होता है? फैलता है। ठीक है, अब इसमें हम कोविड-19 के बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो क्या क्या बात करेंगे? कोविड-19 के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट होगा। हमको ज्ञान नहीं लेना है, हमको नीट में जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करना है उसके पॉइंट से, कि कोविड-19 का स्ट्रक्चर क्या है और कोविड-19 है क्या। कोविड मतलब 19 मतलब दिखाया क्या जाता है, वायरस को नाम कैसे देते हैं। पहला क्वेश्चन, वायरस को नाम क्या देते हैं? कोविड का असली नाम क्या है ना? कौन सा कोविड-19 का कौन सा एक पर्टिकुलर वायरस होता है जो कोविड-19 कॉज करता है, उसका नाम क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है। कई सारे क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, तो उसे आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि ये आपको हेल्प करने वाला है डेफिनेटली कहीं ना कहीं। ठीक है, वैक्सीनेशन की बात करेंगे उस पर। तो फर्स्ट आता है कोविड-19। पहली बात, कोविड का मतलब क्या होता है? कोविड का ध्यान रखना, को मतलब कोरोना, वी मतलब वायरस, डी मतलब डिजीज। कोरोना वायरस डिजीज को शॉर्ट में क्या बोल दिया गया? कोविड बोल दिया गया। ठीक है, 19 क्यों लगाया? क्योंकि 19 में बहुत ज़्यादा फैला और ये तभी सब लोग के नज़र में आया जब 19 सन चल रहा था 2019। तो कॉजेस क्या है? कोविड-19 हमने बोला कोरोना वायरस डिजीज, तो विच वायरस काजेस कोविड-19, पहला क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे नोट करेंगे कौन सा वायरस काज करता है। कौन सा वायरस? सार्स-कोव-2। कौन सा वायरस? सार्स-कोव-2। ठीक है, तो कौन सा वायरस काज करता है? सार्स, याद रखना, सार्स कोव 2। ठीक है, इस वायरस का नाम याद रखना, इसी की वजह से कोविड लोगों को होता है। हम बोलते हैं हमको कोविड हो गया, तो क्यों हो जाता है? ये वायरस, ये जो डायग्राम में मैंने दिखा रखा है, ये वायरस क्या करता है? बॉडी में एंटर कर जाता है, लंग सेल्स को अफेक्ट करने लगता है, जिससे सरफेस एरिया कम हो जाती है। और हमको पता है कि अगर सरफेस एरिया कम हो रही है लंग की, तो मतलब ऑक्सीजन ब्लड के पास उतना नहीं जाएगा, क्योंकि हमको पता है जो एल्विलाई होती है उनकी सरफेस एरिया जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा गैस का डिफ्यूजन होता है। अगर सरफेस एरिया कम हो गया तो गैस का डिफ्यूजन कम होगा, तो ऑक्सीजन कम जाएगी, तो सेल का डेथ ज़्यादा होगा। इसी वजह से लोगों का डेथ हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो सार्स-कोव-2 की वजह से क्या होता है? कोविड होता है। अब बात आती है सार्स-कोव-2 का फुल फॉर्म क्या है। सार्स-कोव-2 का फुल फॉर्म क्या है? कोव तो हमको समझ में आ रहा है, कोरोना वायरस। ठीक है, सार्स का फुल फॉर्म क्या है? तो सार्स का ऐसे फुल फॉर्म याद रखना है, कैसे कि कोविड किस मेन ऑर्गन को अफेक्ट करता है? रिस्पिरेटरी सिस्टम को। किसको? रिस्पिरेटरी सिस्टम को, मतलब श्वसन नली, फेफड़े, इन सबको इफेक्ट करता है। तो सार्स-कोव-2 का फुल फॉर्म क्या है? सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी, मैंने क्या बोला? रिस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है, रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। समझ में आ रहा है? सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसको क्या बोलते हैं? सार्स-कोव-2। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना, गारंटी है फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ठीक है, सार्स-कोव-2 का फुल फॉर्म क्या है? सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। समझ में आया? ठीक है, अब बात आता है कि जब भी हम किसी वायरस की बात कर रहे हैं, बोलते हैं वो इन्फेक्शियस होता है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कि वो कैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म से या ह्यूमन से ह्यूमन में कैसे फैलता है।
जैसे हमने बात किया मलेरिया कैसे फैलती है, मलेरिया फैलती है किसे, मॉस्किटो की बाइट से। तो ऐसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है वायरस का, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन पर ध्यान देंगे कि जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तो क्या होता है, जब बात कर रहे होते हैं तो उसके साथ स्लाइवा निकल रहा होता है, सांस ले होते हैं तो सांस निकल रही होती है, तो उन से कोरोना वायरस के पार्टिकल क्या हो सकते हैं दूसरे के अंदर, ये जब इनहेल कर सकता है, जब ये श्वास लेता है, इंस्पिरेशन करता है, तो ये पार्टिकल क्या हो सकते हैं इसके अंदर इनहेल हो सकते हैं, अंदर जाके क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके इसको भी क्या कर सकते हैं इन्फेक्शियस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है किससे, रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से, रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से। जैसे हमने छींका, हमने जब छींका तो उस कई सारे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और उसमें भी क्या होंगे कई सारे कोरोना वायरस के पार्टिकल होंगे, वो पार्टिकल SARS-CoV-2 का पार्टिकल होगा, वो पार्टिकल दूसरा कोई इनहेल कर लेगा तो उससे क्या हो जाएगा, उसे भी कोविड हो जाएगा। ठीक है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की वजह से होता है, रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की वजह से। समझ में आ रहा है, रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की वजह से होता है। हमको याद रखना है SARS-CoV-2 का फुल फॉर्म, कोविड किसकी वजह से होता है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब बात करें इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, मतलब ऐसा पीरियड जब तक ये सिम्टम ना काज कर दे, मतलब वो ऐसा रहेगा जैसे लगेगा कि बॉडी के अंदर तो है लेकिन उसका कुछ बॉडी पे अभी फर्क नहीं दिख रहा होगा, एक्सटर्नली सिम्टम्स नहीं दिख रहे होंगे, इससे बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ये अप्रॉक्स होता है 2 to 14 डेज, 2 to 14 डेज, ये याद रखना है अपने को। ठीक है, अब बात आती है जैसे मैंने बोला पेंडेमिक है, तो हु डिसाइड कि ये पेंडेमिक है, WHO। हु डिसाइड, हु, समझ में आ रहा है ना, हु डिसाइड, हु मतलब WHO डिसाइड करती है कि कोई चीज पेंडेमिक है, कोई चीज पेंडेमिक नहीं है, हम नहीं डिसाइड कर सकते, इंडियन गवर्नमेंट नहीं डिसाइड कर सकती है। डिसाइड कौन करती है, WHO डिसाइड करती है कि किसी डिजीज को हमको पेंडेमिक बोलना है या नहीं बोलना है। तो WHO ने किसने डिसाइड किया, हु ने किया, हु को किसने किया, हु ने किया, मतलब पेंडेमिक किसने डिसाइड किया, WHO ने। अब डेट भी पूछी जा सकती है कि कब WHO ने कहा कि ये जो पेंडेमिक, ये कोरोना वायरस है एक पेंडेमिक है, उसने, तो WHO ने कब बोला कि कोरोना वायरस एक पेंडेमिक है, उन्होंने बोला 11 मार्च 2020, 11 मार्च 2020 में WHO ने ये बोल दिया कि जो ये कोविड है, कोरोना वायरस है जो SARS-CoV-2 वायरस की वजह से फैल रहा है, वो क्या है, एक पेंडेमिक है, मतलब ये वर्ल्ड वाइड है और लार्ज पॉपुलेशन में हो चुका है। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोल दिया गया, एक पेंडेमिक है। ठीक है, समझ में आया। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहां पे मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, अभी आते हैं ह्यूमन कोरोना वायरस के कुछ अपीयरेंस के बारे में। मेन चीज याद रखना है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, मेन चीज क्या है, जेनेटिक मटेरियल। इन सब में मेन चीज क्या है, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, मैं उसे बता दूंगा कैसे, और लॉजिकल बता दूंगा, रटने की जरूरत नहीं। अपीयरेंस की बात करिए तो अपीयरेंस कोरोना का नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि ये क्राउन शेप का दिखता है। कैसा दिखता है, क्राउन शेप का दिखता है, बस इतना ही याद रखना। अपीयरेंस में कैसा दिखता है, क्राउन शेप का दिखता है, इसलिए इसका क्या नाम रख गया, कोरोना वायरस। ठीक है, अब आते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो HIV का नाम सुना है, HIV में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA। इसी तरह इसमें भी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA। लेकिन ये एक बात और याद रखनी है, इसमें जो है जेनेटिक मटेरियल होता है HIV में, वो 2 RNA पाए जाते हैं, डबल स्ट्रैंडेड नहीं, सिंगल स्ट्रैंडेड 2 RNA पाए जाते हैं। इसमें HIV में, जबकि जेनेटिक मटेरियल इसमें क्या होता है, कोरोना वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, जो कि सिंगल होता है। ये रहा अपना सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ध्यान रखना। ये क्या है, सिंगल जीनोमिक RNA। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। तो जेनेटिक मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेनेटिक मटेरियल याद रखना है कि क्या होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। अब बात आता है कि कोरोना वायरस की सिम्टम क्या है और हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, लैब इन्वेस्टिगेशन, कि कैसे पता करेंगे कि किसी को कोरोना वायरस हुआ है।
तो सिम्टम की बात करते हैं। सबसे पहले क्या बात करते हैं, सिम्टम की बात करते हैं। तो हमें पता है किसकी ये डिजीज होती है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की मेनली होती है। तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की वजह से क्या क्या हो सकता है, खांसी जुकाम, है ना, ये सब हो सकता है। तो मतलब ये खांसी जुकाम सिम्टम्स से होंगे। अब आता है कोविड, यहाँ पे आता है फेज 2 फेज 1 कोविड का। तो फेज 1 में क्या क्या था, बुखार खांसी फीवर, मैक्सिमम लोगों को यही था। अब थोड़ा सा डायरिया भी ऐड हो चुका है और कई सारे मसल्स पेन भी ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो सिम्टम्स में मेन मेन रखेंगे, क्या क्या रखेंगे, फीवर, फीवर, जुखाम, खांसी, खांसी मतलब कफ, ठीक है, जुखाम मतलब नोज का कंटिन्यू बहना, ठीक है, फीवर, जुखाम, काफी, डायरिया, ये सब क्या है, कोविड के सिम्टम्स हैं। मसल पेन, मसल पेन को दूसरे टर्म में बोलते हैं माइल्जिया, ठीक है, साइंटिफिक टर्म माइल्जिया, ठीक है, याद रहेगा। फीवर, कफ, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सिम्टम्स। मेन चीज इंपॉर्टेंट क्या है, जेनेटिक मटेरियल। अपन को याद रखना है क्या, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए। कौन सा आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। समझ में आया क्या। अब आते हैं ह्यूमन। अब ये सबसे, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट वेव तो खत्म हो गया, सेकेंड वेव कहाँ चालू हुआ और किससे चालू हुआ। तुम्हें पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस जो है उसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और हमको पता है कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए लेस स्टेबल होता है। अगर लेस स्टेबल होता है तो इतने सारे इन्वायरमेंट में रेडिएशंस है, तो अगर इतने सारे रेडिएशंस है तो म्यूटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो इतने म्यूटेशंस होते हैं कोरोना वायरस, इसलिए बोलते हैं इतने डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन पाए जाते हैं कोरोना वायरस के कारण, कि म्यूटेशन बहुत फास्ट होता है उनमें। क्योंकि उनका जो डीएनए आरएनए होता है, सॉरी सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए क्या होता है, अनस्टेबल होते हैं, है ना। तो इसी तरह से म्यूटेशन होते होते ऐसा स्ट्रेन डेवलप हो गया जो बहुत ही घातक हो गया, और आज की इंडिया का कंडीशन वही बना। उसी का वही एक रीज़न है कि आज की इंडिया में देखेंगे तो कितनी सारी कमियां हो गई, ऑक्सीजन की कमियां हो गई, वेंटिलेटर्स, लार्ज पॉपुलेशन अफेक्टेड हो गई। तो किसकी वजह से, वो म्यूटेशन की वजह से, जो न्यू स्ट्रेन बनी उसकी वजह से। तो उस न्यू स्ट्रेन जब एंट्री किया इंडिया में तो उसे नाम दिया गया सेकेंड वेव। अब सेकेंड वेव स्टार्ट कहाँ हुआ सर, मतलब वो न्यू स्ट्रेन सबसे पहले कहाँ हुआ। तो हमको पता होना चाहिए साउथ अफ्रीका में रेडिएशन ज़्यादा होता है। अफ्रीका में रेडिएशन ज़्यादा होते हैं। हमने पढ़ा होगा ऑक्सीजन डिप्लेशन वाला काम कि कहाँ पे हो रहा है थोड़ा बहुत, ओजोन डिप्लेशन का काम किधर हो रहा है, साउथ अफ्रीका साइड ओजोन का थोड़ा सा डिप्लेशन चल रहा है। ठीक है, तो वहां से रेडिएशन ज्यादा आएंगे, तो चांसेस क्या है रेडिएशन के, वहां पे म्यूटेशन के चांसेस ज्यादा है। तो इसीलिए वहां पे जनरेट हुआ न्यू स्ट्रेन वायरस जो आज फैला हुआ है। तो अपना ये न्यू स्ट्रेन वायरस कहाँ सबसे पहले सेकेंड वेव दिखा इसका, न्यू स्ट्रेन वायरस का सेकेंड वेव कहाँ दिखा, साउथ अफ्रीका में। वहां पे सबसे पहले फर्स्ट पेशेंट पाया गया था जो कि सेकेंड वेव जो वायरस काज कर रहा है उससे अफेक्टेड था। डेट क्या थी, डेट नहीं इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। डेट तो भी याद कर लेंगे, अक्टूबर 2020, ठीक है। WHO ने कब डिसाइड किया पेंडेमिक, 11 मार्च, और ये डेट सेकेंड वेव की कब आई, अक्टूबर 2020, याद रहेगी, ठीक है। अब आते हैं लैब इन्वेस्टिगेशन पे कि हम कैसे कंफर्म करेंगे। जैसे कई सारे टेक्निक होते हैं कि हम पता कर ले, जैसे सिम्टम्स जुकाम बुखार देख के हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि जुकाम बुखार कॉमन कोल्ड भी, रहीनो वायरस, कोई भी वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो लगभग ये सिम्टम्स आ सकते हैं। लेकिन हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि यही चीज कोरोना वायरस है। तो डिफरेंस क्या है कोरोना वायरस और दूसरे वायरसेस में, जेनेटिक का डिफरेंस होता है। तो अगर हम जेनेटिक स्टडी कर लें तो इसका मतलब हम क्या पता कर सकते हैं कि ये कोरोना वायरस है कि कोई और वायरस है। तो जेनेटिक स्टडी करने के लिए हमें पता है आरटीपीसीआर मेथड यूज किया जाता है। कौन सा मेथड, आरटीपीसीआर, डिटेक्शन और लैब इन्वेस्टिगेशन। तो आरटीपीसीआर जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये ऐसे लेवल पे काम करता है, जेनेटिक लेवल पे, जहां पे त्रुटि, जहां पे एरर होने के चांस कम होते हैं, ठीक है, जहां पे परफेक्ट बताया जा सकता है कि ये कौन सा वायरस है। तो ये याद रखना, आरटीपीसीआर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, लैब इन्वेस्टिगेशन है, जो
यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड यही है, स्टैंडर्ड में यही होता है, ठीक है, जो यूज किया जाता है किसके डिटेक्शन के लिए, कोरोना वायरस के लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 स्टार 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 मान लो, आरटीपीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पढ़ा भी है। बस यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर है, मतलब यहाँ पे क्या करना है, आरएनए से डीएनए बना रहा है, बस इतना ही अंतर है ना। तो ये कौन सी टेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना ही बता दे रहा हूँ। एचआरसीटी चेस्ट टेस्ट में क्या होता है, जब भी कोई भी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से इन्फेक्शन होता है तो एचआरसीटी टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि कितना डिग्री इन्फेक्शन है, कैसा सीवियर है, मॉडरेट है, लो है, इसे पता करा सकते हैं। तो हमको पता है रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कोरोना वायरस के अलावा कई सारे वायरस काज कर सकते हैं, तो ये हमारा कोई वो नहीं है, ये हमको डिफाइन करके नहीं देता है कि कोरोना वायरस हो रहा है कि किसका हो रहा है। इंटरल्यूकिन 6, जैसे हम पढ़े होंगे साइटोकाइनिन इंटरफेरॉन, पढ़ा है फर्स्ट बॉडी डिफेंस में, जब आपने पढ़ा होगा ह्यूमन हेल्थ डिजीज में, तो फर्स्ट बॉडी डिफेंस में कौन सा इंटरफेरॉन यूज किया जाता है, इंटरफेरॉन साइटोकाइनिन होता है जो जाके बगल वाले सेल को बोल देता है, बगल वाले सेल को रेजिस्टेंस बना देता है अगले के खिलाफ में, ठीक है। तो इंटरल्यूकिन 6 पे क्या होता है, एक साइटोकाइनिन होता है, इसका लेवल बढ़ जाता है जब कोविड का इन्फेक्शन होता है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है सिर्फ कोविड में बढ़े, ये किसी और भी डिजीज में बढ़ सकता है, तो इसलिए ये भी हमारा कोई खास इन्वेस्टिगेशन नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि हमको पता चले बॉडी में चल क्या रहा है, ठीक है, कि सीवियर में है कि मॉडरेट लेवल है कि नॉर्मल लेवल है, लो लेवल है, कैसा है, ये हम पता करने के लिए ये टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर हमको पता करना है ये कोविड है तो क्या करेंगे, आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर किस पे बेस्ड है, जेनेटिक पे बेस्ड है, और हमें पता है जेनेटिक में सब कोई डिफरेंस है, हम आप सब कोई जेनेटिक्स लेवल पर डिफरेंट है, ठीक है, समझ में आया। अब ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, प्रिकॉशंस में क्या करते हैं, तो हमारे प्रिकॉशंस में क्या करते हैं, प्रिकॉशंस में हम सैनिटाइज़र, 2 मास्क सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, मास्क यूज़ करते हैं, ग्लव्स यूज़ करते हैं, बाकी अमिताभ बच्चन जी ने बता दिया है कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, है ना, तो 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, 2 गज दूरी बनाए रखें और मास्क लगाए रखें। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, कंडीशन है हंसना नहीं है। इस वीडियो में जो भी है ऐसा नहीं करना चाहिए, बट मैं दिखा देता हूँ। हंसना नहीं है, हंसना नहीं है, हंसना नहीं है, हंसना नहीं है। हंसना नहीं है, हंसना नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जो भी ऐसा करते हैं उनको मैं बता दूं, आपको ऐसा नहीं करना है। ढंग से सैनिटाइजर यूज करें, कैसे, प्रॉपर वे में सैनिटाइजर यूज करें, एक अच्छे क्वांटिटी में यूज करें और मुंह में नहीं डालें। सैनिटाइजर में एल्कोहल तो होता है, लोग फैला दिए एल्कोहल होता है, लेकिन इसमें आइसोप्रोपाइल एल्कोहल भी पाए जाते हैं और ऐसे कई सारे इंटीग्रेंट्स पाए जाते हैं जिससे आदमी का डेथ भी हो सकता है। तो इसे एक्सटर्नली यूज करें, उस पर लिखा भी रहता है ओनली यूज फॉर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल चीज़ों के लिए, स्किन पे यूज़ करने के लिए किया जाता है, मुंह में डालने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। और एक बूथ से पूरी बॉडी मत धुल लें, थोड़ा क्वांटिटी रखें हाथ सैनिटाइज करने के लिए अच्छे से। रूल्स भी होते हैं हाथ सैनिटाइज करने के लिए, कैसे वर्क करते हैं, जैसे जब हम अपना हाथ सैनिटाइज करते हैं, जब भी कोई धुलते हैं तो ये कोना, ये सब कोने बच जाते हैं, तो इसके लिए क्या करना है, अंदर डीपली करना है, फिर ये ऐसे रोटेट करते रहना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, क्लियर हो जाती हैं चीज़ें, समझ में आया। तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाते हैं, ये होता है प्रॉपर धोना। ये WHO के हिसाब से 6 स्टेप्स होते हैं कैसे हाथ धुले ताकि हम पूरी तरह से प्रिकॉशंस ले सकें, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा ट्रीटमेंट के बारे में।
इसलिए ट्रीटमेंट पे आ रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि मैक्सिमम लोगों ये जो ट्रीटमेंट था मैक्सिमम टाइम हर जगह फैला दिया गया था कि ये चीज़ यूज़ होगी, ये चीज़ ये होगी। तो इसलिए ट्रीटमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो जो इंपॉर्टेंट होगा वही मैं बताऊंगा। वायरस एंट्री इन्वेटर, तो हमको पता है जो पहला ड्रग यूज़ किया गया था वो क्या था, क्लोरोहाइड्रोक्विनोन। ठीक है, क्लोरोहाइड्रोक्विनोन। ठीक है, ये ड्रग यूज़ किया गया था, वायरस एंट्री इन्वेटर के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अगर ये हमारी सेल्स है तो वायरस जब इसमें एंटर करने जाए, इसको अगर हम इन्वेट कर दें तो क्या हम डिजीज़ को होने से बचा सकते हैं? हाँ, तो हम इस प्लेस पे इन्वेट करते हैं। ठीक है, अब एक होता है इम्पोर्टेंट इन्वेटर। अब ये क्या होता है, जैसे हमें पता है कि वायरस जब भी जाता है तो न्यूक्लियस, देखो कभी भी वायरस, ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कोई भी वायरस हो वो अपना डीएनए जब यहाँ पे डाल दे, आरएनए या डीएनए यहाँ पे छोड़ देता है तो वो चीज़ इंटीग्रेट कर जाती है अपने डीएनए से, ह्यूमन या बोले लिविंग सेल के डीएनए से या फिर होस्ट सेल से क्या कर जाती है, इंटीग्रेट कर जाती है। और इंटीग्रेशन के लिए कोरोना वायरस में एक प्रोटीन ये होना जरूरी है, क्या नाम है इसका, इम्पोर्टिन। इम्पोर्टिन होना जरूरी है। अगर हम इम्पोर्टिन को इनहिबिट कर दें तो ये न्यूक्लियस से बाइंड नहीं कर पाएगा और अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो इम्पोर्टिन इनहिबिटर के भी। ठीक है, इम्पोर्टिन इनहिबिटर। और दूसरा आता है, हमें पता है कि आरएनए पाया जाता है और यहाँ पे क्या बनाना है हमको, कोरोना वायरस को अपने नंबर बढ़ाने हैं। तो ये क्या यूज़ करता है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यूज़ करता है, जो हेल्प करता है किसमें, आरएनए बनाने में। ठीक है, उसका जेनेटिक मटेरियल बनाने में। समझ में आ रहा है? उसका जेनेटिक मटेरियल बनाने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। अब जेनेटिक मटेरियल जब बनाने में हेल्प करता है तो उस चीज़ को अगर हम इनहिबिट कर दें तो क्या हम कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को रोक सकते हैं? हाँ। तो उसके लिए मोस्ट कॉमन, मतलब ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि ये देनी चाहिए, बट ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि ये सब यूज़ की जा चुकी है। तो रेमडेसिविर ये यूज़ किया जाता है किसके लिए, आरडीआरपी को इनहिबिट कर देता है, जिससे जो जेनेटिक मटेरियल है कोरोना वायरस का वो बनना क्या होता है, बंद हो जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आते हैं हम इम्पॉर्टेंट इन्वेटर जो एग्जांपल है, ऐसे कौन से एग्जांपल है जो इम्पॉर्टेंट, मतलब उस किसको इनहिबिट करते हैं, इम्पॉर्टेंट को इनहिबिट कर देते हैं, ताकि जो वायरस होता है क्या ना कर सके, वो न्यूक्लियस से बाइंड ना कर सके। समझ में आ रहा है? वो क्या करे, वो न्यूक्लियस से बाइंड ना कर पाए, और अगर वो न्यूक्लियस से बाइंड नहीं कर पाएगा तो हमारे सेल को हाईजैक नहीं कर पाएगा, और हमारे सेल को हाईजैक नहीं कर पाएगा तो डिजीज नहीं होगी। तो कौन सा एग्जाम्पल है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, हमने आइवरमेक्टिन का नाम सुना है। किसका, आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन जो होता है ये इम्पोर्टिन को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है, आइवरमेक्टिन, क्लोरोहाइड्रोक्विनोन और रेमडेसिविर। ठीक है, समझ में आया? क्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन और रेमडेसिविर हमको याद रखना है। ठीक है, अब हम आएंगे अपने वैक्सीनेशन पार्ट में। क्या कि वैक्सीनेशन, जैसे हम 1 साल लग गया हमको वैक्सीन बनाने में, तो वैक्सीनेशन उन्होंने बनाया तो क्या उनका क्या सोच के उन्होंने वैक्सीनेशन बनाया, ये एनसीईआरटी के क्लास 12th का चैप्टर है कि वैक्सीनेशन किस पे बेस्ड है। मैं एग्जांपल लेता हूँ कि ये मान लो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी, ये एक ऐसा शील्ड, मतलब एक ऐसा कवच पहन रखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सल्फर कंटेनिंग गोली से, मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि सल्फर कंटेनिंग गोली ही इसे पार कर सकती है, और ये इंडियन आर्मी फोर्स को नहीं पता था। तो ये आके अटैक करे, ये आके अटैक कर दिए। और जब ये आके अटैक कर दिए तो ये हमारे इंडियन आर्मी को कुछ पता नहीं था इस समय कि ये क्या पहन के आ रहे हैं, इनको कैसे अटैक करना है। तो इन्होंने रिस्पॉन्स तो दिया, इन्होंने क्या किया, इनको तो कुछ को मारा, बॉडी को तो बचा, इंडिया को तो बचा लिया, लेकिन इनको पता नहीं था तो इसलिए इनके में टाइम ज़्यादा लग गया, टाइम ज़्यादा लग गया। लेकिन फिर इन्हें जब पता चल गया, एक को पकड़ के उन्होंने रख लिया, और जब इन्हें पता चल गया कि ये एक कवच पहन के आ रहे जो सल्फर से ही मरता है, तो ये क्या किया, अगली बार पूरी तैयारी करके रख लिया, क्या हो बेटा अब की बार बताते हैं। तो उन्होंने सल्फर वाली सब गोलियां भर ली, बैग बैग सब पाउच पाउच भर के रख ली। अब ये आ रहे थे,
आ रहे थे, तो पहले से इस नंबर बढ़ा के रखे हैं सल्फर के और कई सारे लोग बढ़ चुके हैं, अब बना बन ठोकना चालू कर दिया तो क्या सब मर गए, तो टाइम क्या हुआ, कम लगा, टाइम क्या हुआ, कम लगा। तो इसी बेसिस पे क्या है, वैक्सीनेशन प्रोसेस है। इसके दूसरे एग्जांपल लेके हम समझा रहे हैं, दूसरे एग्जांपल हम बायोलॉजिकल लेते हैं, जैसे कि स्क्रीन पर ध्यान देंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई वायरस, मान ले कोविड वायरस, ये हमारी बॉडी है, छोटे मोटे से कोविड वायरस हमको इन्फेक्ट किया। अब हमारी बॉडी पहले तो कोविड को जानती नहीं थी, तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी तो बनाएगी, ठीक है, इसके खिलाफ तो एंटीबॉडी बनाएगी, लेकिन जानती तो है नहीं, तो कैसी एंटीबॉडी बनाएगी कि इसके एंटीजन को डिटेक्ट कर सके, इसके लिए इनको टाइम लग जाता है। पहला टाइम यहाँ लेके चले गए, फर्स्ट टाइम यहाँ ज़्यादा लग गया, किस लिए, कि आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा एंटीबॉडी इसके काम पे आएगा। हमें पता है एंटीबॉडी जो होती हैं वो डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग, जैसे बैक्टीरिया होता है तो बैक्टीरिया जो होती है वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी होती है, ठीक है। इसी तरह कोविड का जो इन्फेक्शन हुआ तो एंटीबॉडी क्या हुई, बनी, लेकिन इसे बनने में टाइम लग गया, क्यों, क्योंकि कोविड से पहले इसका इंट्रोडक्शन था नहीं। फिर आया तो सोचा कि पहले सिर्फ पहचान तो लें, तो फिर आइडेंटिफाई किया ये कोविड है, इसका एंटीजन ऐसा है, अगर हमको ऐसा हम अपना एंटीबॉडी इस तरह से बनाएंगे तो ही इसको हरा सकते हैं, तो एंटीबॉडी बनाने में टाइम लग गया इसे, ठीक है। तब तक ये इन्फेक्शन फैल चुका था। अब ये जब अटैक कर रहे होंगे तो थोड़ा सा क्या लगेगा, बहुत सारा टाइम लग जाएगा, क्या लगेगा, बहुत सारा टाइम लग जाएगा, ठीक है। फिर उसी में से कुछ प्लाज्मा सेल्स जो एंटीबॉडी बनाती हैं, प्लाज्मा सेल्स कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। मेमोरी सेल करने का मतलब है कि कुछ जैसे जो कोविड से लड़ रहे थे, मान लो इतने सारे ये प्लाज्मा सेल्स हैं, एंटीबॉडी लगा के मतलब बंदूक मार रही थी सब, तो मान लो कुछ डैमेज हो गई, चली गई, लेकिन कुछ सेल्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं। क्यों स्टोर हो जाती हैं, क्योंकि वो पहचान ली है कोविड को, क्या पहचान ली है, कोविड को पहचान ली है कि अब की बार आएगा तो हम यहां से सीधा डायरेक्ट इन सब सेल से, ये जो सेल्स बनी थी इन सब सेल डायरेक्ट अटैक करना चालू करेंगे। यहां पे कोई भी टाइम नहीं लगेगा आइडेंटिफिकेशन का, कि हम आइडेंटिफाई करें कौन वायरस है, यहाँ पे कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पहले से ही जो ये यहाँ पे लड़ रही थी वो पहले से ही जान चुकी हैं ये कोविड है, और ये स्टोर हो गई हैं, और स्टोर सेल को क्या बोलते हैं, मेमोरी सेल्स बोलते हैं, ठीक है। इसी मेमोरी सेल के कॉन्सेप्ट पे वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट आता है, इसी मेमोरी सेल के कॉन्सेप्ट पे किसका कॉन्सेप्ट आता है, वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट आता है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट नोट रखना है क्या, कि इसी किस पे, मेमोरी सेल के कॉन्सेप्ट पे ही वैक्सीनेशन आता है। मेमोरी सेल्स किस में काम आती हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स में काम आती हैं, किस में काम आती है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स में काम आती है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स कब हुआ, जब पहली बार कोविड का इन्फेक्शन हुआ, जो बॉडी रिस्पॉन्स करती है उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। ये टाइम टेकिंग है, बहुत सारा टाइम ले लेता है, ठीक है, डिजीज काफ़ी देर तक फैली रहती है, ठीक है। जबकि सेकेंडरी रिस्पॉन्स में, जबकि मेमोरी सेल्स बन चुकी हैं तो आइडेंटिफिकेशन होना नहीं है, सीधा क्या करना है, आक्रमण, अटैक करना है, तो सीधा यहाँ पे अटैक होगा। तो ये सेकेंड और थर्ड या कंटिन्यू इन्फेक्शन का है, जिसमें टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे ग्राफ देखेंगे, जब मान लो ये इनिशियल एक्सपोजर मतलब कोविड पहले हुआ, तो ये प्राइमरी रिस्पॉन्स देख रहे हो कितना टाइम लग गया बनने में, है ना। यहाँ पे देखो कितना टाइम लग गया प्राइमरी रिस्पॉन्स पूरा जनरेट होने में, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो सेकेंडरी आई, ये क्या थी, ये क्या है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है प्लाज्मा सेल्स जो मेमोरी सेल में क्या हो चुकी हैं, कन्वर्ट हो चुकी हैं। ध्यान रखना, ग्राफ एनालिसिस जरूरी है। प्लाज्मा सेल्स जो किस में कन्वर्ट हो गई है, मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो चुके हैं, यही है, क्या है, यही है। फिर जब सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ, फिर से कोविड हुआ, तो क्या हुआ, रिस्पॉन्स ट्रिगर कर गया बहुत फास्ट, क्योंकि इनको पता था कि ये कोविड-19 है, ये पहचान चुके हैं कि ये कोविड-19 है। जब ये पहचान चुके हैं ये मेरा दुश्मन है, तो फड़ाक दे क्या करेंगे, अपने नंबर को सीधा इंक्रीज कर लेंगे। तो क्या किया, अपना ये सीधा नंबर इंक्रीज कर लिया, और कम समय में, ये देखो कम समय में क्या किए, बहुत ज़्यादा
अपना नंबर बढ़ा के और रिस्पॉन्स दिए। समझ में आ रहा है? सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या, वो तेज हुआ और मोस्ट इफेक्टिव हुआ। प्राइमरी रिस्पॉन्स से क्या होता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है। कौन सा? सेकेंडरी रिस्पॉन्स। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? कोई भी डाउट हो आप ये टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं वैक्सीनेशन के बाद कि कोविड में जो वैक्सीन है, 3 वैक्सीन इस समय ट्रेंड पे हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बात करेंगे। उससे पहले जैसे कि हमने बात किया सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्राइमरी रिस्पॉन्स का, हमने बोला वैक्सीनेशन सेकेंडरी रिस्पॉन्स पे निर्भर होती है क्योंकि मेमोरी सेल बनता है, स्टोर हो जाता है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, मान लो हमको क्या करना है, हमको प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट कर देना है। ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या करना है, एक बार इन्फेक्ट करवा देना है ताकि प्राइमरी रिस्पॉन्स आ जाए तो कुछ मेमोरी सेल बन जाए। फिर जब दूसरा वेव आता है, दूसरा मान लो दूसरा कोई वही इन्फेक्शन दोबारा होता है, अगर होता है तो क्या होगा, वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा, वो आपको डेथ तक नहीं ले जाने देगा, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा बना के रखेगा, आपकी बॉडी को लड़ने की क्षमता बढ़ा देगा। समझ में आ रहा है? तो वैक्सीनेशन क्या होता है इस पर ध्यान देंगे। कि वैक्सीनेशन क्या होता है, तो ये किस पे बेस्ड है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स पे बेस्ड होता है। ठीक है, मेमोरी सेल्स जो बनती है उन पे बेस्ड होता है। जैसे मैंने बोला वैक्सीनेशन में क्या करेंगे हम कि या तो जो ऑर्गेनिज्म, जो जैसे अभी क्या चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, तो हम या दो काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उस कोरोना वायरस को या तो इनएक्टिवेट कर दें, है ना, इनएक्टिवेट कर दें, या फिर किल कर दें, या तो इनएक्टिवेट कर दें या तो किल कर दें, और उसे बॉडी में इंजेक्ट कर दें, जिसको कोविड नहीं हुआ था पहले मान लेते हैं। अगर हम उसको इंजेक्ट करेंगे तो वो हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। और हम जानते हैं क्योंकि इसे हम किल कर दिए हैं या इनएक्टिवेट कर दिए हैं, एटीन्यूटेड कर दिए हैं, मतलब उसकी क्षमता को जो डिजीज काज करता है लगभग पूरा खत्म कर चुके हैं, तो वो डिजीज उतना काज नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके खिलाफ क्या एंटीबॉडी बन जाएगी, हमारी आर्मी तैयार हो जाएगी, आर्मी तैयार होगी। अब ये आर्मी क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, ये आर्मी क्या होगी, स्टोर हो जाएगी। अब हमको कोविड मान लो गलती से दोबारा हो गया, लोग बोलते हैं कि कोविड वो किसी ने कमेंट किया था, डोंगी बाबा जी, कि वो डॉक्टर क्या बचा पाएंगे जो खुद ही मर जा रहे हैं। तो उनको एक जानकारी होना चाहिए कि जो हम वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो सिर्फ आपको एक ऐसे स्टेज पे पहुंचा सकती है। जैसे मैं बोलता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल की थ्रू समझाता हूँ कि अगर एक आर्मी है वो अपना शील्ड कवर पहन के ना जाए, तो क्या वो बैटल में जल्दी मर जाएगा, उसके मरने के चांस ज्यादा है। हाँ, लेकिन अगर वो शील्ड कवर पहन के जाए तो मर सकता है, लेकिन मरने के चांस कम हो गए क्या, पूरे घट गए क्या। हाँ, तो बस यही है अंतर होता है वैक्सीनेशन में। आपको पहली बार जब हमने वैक्सीन दी तो उसके खिलाफ क्या बना लिया, स्टोर बना लिया, वो एंटीबॉडी हमारे अंदर स्टोर हो गई। अब दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन ये चीज क्या है, हमारी आर्मी पहले से बटी हुई है, आर्मी हमारी गोल बना के बैठी हुई है कि तुम भैया आओ हम तुमको ठोकेंगे। क्या कि ये वो बना के बैठी है कि हम बैठे हुए हैं, तुम आओ, हम इंतजार कर रहे हैं, आओ आओ। तो ये मान लो आए भैया कोविड वाले, जो आए तैसे अटैक कर दिए चारों तरफ से, तो यहाँ पे क्या हो गए, खत्म हो गए, क्या हो गए, खत्म हो गए। तो वैक्सीनेशन के बाद भी आप इन्फेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन आपका जो चांस है डेथ का वो डिक्रीज कर जाएगा, तो इसलिए वैक्सीन जरूर लें। समझ में आया? तो मैंने बताया वैक्सीनेशन हम दो प्रकार से कर सकते हैं, दोनों कई प्रकार होते हैं, एटीन्यूटेड में डाल दें या मतलब इनएक्टिवेटेड, या तो किल करके वायरस को डालें। ठीक है, अब वैक्सीनेशन में कोरोना वायरस के वैक्सीन में 3 वैक्सीन डेवलप की गई हैं। कितनी वैक्सीन, 3 वैक्सीन डेवलप कर गई हैं, कोवैक्सीन, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, कोविशील्ड एंड स्पुतनिक 5। ठीक है, ये हमारे 3 वैक्सीन क्या है, डेवलप की गई हैं। अब इसमें बात करें किसमें ये जो है किल्ड वैक्सीन डाला गया, मतलब किल्ड कोरोना वायरस है, किसमें इनएक्टिवेटेड वायरस है। ठीक है, तो कोवैक्सीन ये इंडिया में बनाया गया है, किससे, भारत बायोटेक ने बनाया है इन कोलैबोरेशन विद आईसीएमआर। आईसीएमआर मतलब सर्च कर लेना, आईसीआर मतलब सर्च कर लेना,
और इस नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एज अ फुल फॉर्म। ठीक है, तो भारत बायोटेक और किसी कोलेबोरेशन से, आईसीएमआर के कोलेबोरेशन से इन्होंने क्या किया, कोवैक्सीन बनाई। कोवैक्सीन में जो कोरोना वायरस यूज किया जाता है वो कैसा होता है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। कैसा होता है, इनएक्टिवेटेड और एटीन्यूएटेड। कैसा, एटीन्यूएटेड होता है, मतलब उसकी कैपेबिलिटी ऑफ डिजीज को क्या करते हैं हम, जो वो काज करता है डिजीज को, उसको क्या करते हैं हम, डिक्रीज कर देते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो अपने को याद रखना है, कोविशील्ड जो है और ये स्पुतनिक है, इसमें वायरल वेक्टर वैक्सीन यूज किया जाता है। वायरल वेक्टर वैक्सीन यूज किया जाता है। वायरल वेक्टर वैक्सीन ये होता है कि जो कोरोना वायरस सिम्टम काज करता था, हम ऐसे वायरस को चूज कर लेते हैं जो सेम सिम्टम काज करे, ताकि हम कोविड के इन्फेक्शन से भी बच जाए, है ना। जो सिम्टम कोरोना वायरस काज करता था थोड़ा वो घातक है, तो हम ऐसे वायरस को यूज कर लेते हैं जो सेम इन्फेक्शन कॉज करे, सेम सिम्टम्स कॉज करे, लेकिन उसका घातक होना क्या हो, घातक मुंह भी नहीं, घातक मतलब कि वो खतरनाक कम हो। जैसे स्पुतनिक में कौन सा यूज किया जाता है, एडनो वायरस यूज किया जाता है। ठीक है, अपने को इतनी बातें याद रखनी है। अभी तक जो जो मेन पॉइंट है अब उसको हम फिर से एक बार रिपीट कर लें ताकि हमारा गलत नहीं हो। ठीक है, थैंक यू। अब हम बात कर लेते हैं कि जो चीज़ हमने अभी इसमें डिस्कस किया है उसका ओवरव्यू क्या है, हमको क्या क्या याद रखना है। पहला, कोविड किसकी वजह से हुआ, सार्स कोव 2 की वजह से। सार्स कोव 2 का फुल फॉर्म क्या है, सीवर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। ठीक है, ये याद रखना है, सार्स कोव 2 का फुल फॉर्म क्या है, ये हो गया। फिर इसका ट्रीटमेंट, थोड़े से बहुत पॉइंट याद रखने, ज़्यादा नहीं, ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा याद रखना है। सेकेंड वेव कहाँ से चालू हुआ, साउथ अफ्रीका से चालू हुआ, कब चालू हुआ ये याद रखना है। पैंडेमिक क्या होता है, WHO ने पैंडेमिक कब कोरोना वायरस को घोषित किया था, 11 मार्च 2020, ये डेट याद रखनी है। प्लस सबसे लैब इन्वेस्टिगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, ये याद रखना है, कौन सा है, आरटीपीसीआर। समझ में आया, इस चीज को याद रखना है। पीसीआर मतलब पॉलीचेन रिएक्शंस। ठीक है, और इसको पीपल चॉइस रिएक्शन भी बोलते हैं बहुत लोग, लेकिन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यही इसका सही नेम है। और आरटी मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। समझ में आया ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मतलब क्या होता है, जब भी आरएनए से डीएनए बन रहा होता है तो इसे क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्यों, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन यहाँ आरएनए से डीएनए बन रहा है सीधा अपोजिट, तो इसे क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, ये हमारा लैब इन्वेस्टिगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैक्सीनेशन में बात करें तो वैक्सीनेशन का बेसिस क्या है, सेकेंडरी रिस्पांस और मेमोरी सेल्स जो बनती हैं, स्टोर सेल्स, मेमोरी सेल्स, उसी के बेसिस पे वैक्सीनेशन का प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि हम पहले क्या किए, एटीन्यूएटेड या किल्ड ऑर्गेनिज्म डाल के प्राइमरी रिस्पांस जनरेट करके कई सारे सेल्स, कई सारे आर्मी बटोर लिए, एंटीबॉडी की आर्मी रख लिए और बैठ के लेके आओ भैया, बहुत भोग रहे थे, इस बार आओ, जो आए सीधा अटैक करके खत्म, बाय बाय टाटा। समझ में आया क्या, तो इसी के साथ बाय बाय टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपा करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है, ताकि ये लोगों तक पहुंच सके। और फिक्स है कि 2 या 3 क्वेश्चन से लेके 5 क्वेश्चन तक इस स्लाइड से पूछे जा सकते हैं। ये पीपीटी मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा और मैं जल्दी इस पीपीटी पे बेस्ड क्वेश्चंस भी डालने वाला हूँ, तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। परेशान नहीं हो, यही टाइम है जहां आपको स्टैंड लेना है। ये बात किसी ने सही कही है कि आप युद्ध स्टार्टिंग में नहीं जीतते, आप जब ग्राउंड पे पहुंच चुके हैं और वहां लड़ रहे हैं तभी आपका डिसाइड चालू होता है कि आप जीतेंगे या नहीं। क्योंकि जब ग्राउंड में आ जाते हैं लोग, तो वहां पे डरना चालू कर देते हैं अगले को देख के, और डर के या तो भाग जाते हैं या तो अपने आप को डीमोटिवेट कर लेते हैं। नहीं, यहीं पे आपको स्टैंड लेना है। अगर यहां पे आप स्टैंड ले गए तो गारंटी मैं देता हूं आप जीत सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।